रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का, लेक्चर नंबर 20 है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने जिस साइकिल को स्टडी करना है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जनरली आप पीरियड्स या मेंसेस भी कहते हैं। ये ह्यूमन फीमेल्स में होती है, इसलिए हमने इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही पढ़ना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे, पार्ट्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने पेयर ऑफ ओवरीज देखे थे, ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। देन हमने यूट्रस के बारे में डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने वेजाइना जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको डिस्कस किया था, और ओजेनेसिस का प्रोसेस देखा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम जो हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था, जो मेन वर्किंग है उसकी, वो है एग का प्रोडक्शन। आफ्टर दैट अगर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि अगर एग फ्यूज होता है, जायगोट बनता है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की फ्यूजन होती है, जायगोट की फॉर्मेशन होगी, तो इट मीन्स कि उसकी इम्प्लांटेशन होनी है। और उस जायगोट की नरिशमेंट, उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे टेक प्लेस होती है? यूट्रस में। तो एग की प्रोडक्शन जो है फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये एक पीरियोडिक साइकिल है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ में कंप्लीट होती है और 3 to 7 डेज़ तक रहती है। ठीक है, 28 डेज़ में इस साइकिल के दौरान बहुत सारी चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर बहुत सारी चेंजेस आती हैं पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल। इन चेंजेस को जो ओवरीज में, यूट्रस में, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में चेंजेस आती हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, इस पूरी साइकिल में बेसिकली 2 साइकिल्स इन्वॉल्व हैं। एक है ओवेरियन साइकिल जो कि ओवरीज में हो रही होती है, और एक है यूट्राइन साइकिल जो कि यूट्रस में occur करती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इट्स अ पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड सेलुलर डेब्रिस। किसकी वजह से? यूट्राइन वॉल की ब्रेक डाउन होने की वजह से। और ये सारी डिस्चार्जिंग जो है कहाँ से होती है? इट अकर्स फ्रॉम वेजाइना। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फीमेल बॉडी में 2 इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स होती हैं, वन फॉर द यूरिनेशन एंड द अदर फॉर डिलीवरी कह सकते हैं आप, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं। दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड वेजाइना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, ये पूरी साइकिल या रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो चलती है, इस साइकिल को बेसिकली कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इनको डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 14 में हमने सबसे पहला ग्लैंड पढ़ा था, दैट वाज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज वो अपने हार्मोन्स के अलावा कुछ ट्रॉफिक हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जो उस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होकर दूसरे ग्लैंड के तक जाते हैं, उस पर जाके एक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं कि उस ग्लैंड के हार्मोन्स, यानी कि दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स को बेसिकली वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि बेसिकली इसमें गुनेड्स भी हम डिस्कस करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो बेसिकली गुनेड्स में जो साइकिल्स एक्ट कर रही होंगी, साइकिल्स चल रही होंगी, उन साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन जो इस साइकिल को रेगुलेट करेगा उसका नाम है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो बेसिकली किस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होंगे और गुनेड्स पे जाके एक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में फिर हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है और फर्दर जो प्रोसेस है वो आगे फर्दर कंटिन्यू होते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करना है हमने अभी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके हम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। वो स्टेजेस क्या हैं? फॉलिकुलर स्टेज है, ओव्यूलेशन स्टेज है, ल्यूटेल स्टेज है और मेंस्ट्रुअल स्टेज है। फॉलिकुलर स्टेज को हम एफ स्टेज भी कह सकते हैं, ओव्यूलेशन स्टेज को हम ओ स्टेज भी कह सकते हैं, ल्यूटेल स्टेज को हम एल स्टेज भी कह सकते हैं, और मेंस्ट्रुअल स्टेज को हम एम स्टेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे पूरे साइकिल के दौरान बहुत सारी चेंजेस आने हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली कहा, स्टार्ट में कहा कि पूरे साइकिल के दौरान स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आती हैं। अब इस तरह की कोई साइकिल मेल्स में हम डिस्कस नहीं करते। फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन होगी इसी साइकिल के इस साइकिल के रिजल्ट में हम वो चीज़ भी देखेंगे। मेल्स में जो मेल गैमेट बनता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि हमने कहा था कि फीमेल पुबर्टी पे जब आती है, यानी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है, बालिग होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है।
इन द सेम वे मेल्स में पुबर्टी के टाइम पे स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, जो कि थ्रू आउट लाइफ रहती है, यानी कि जितनी लाइफ उसकी रहेगी, जितनी देर वो सर्वाइव करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी। बट फीमेल्स के केस में ये चीज़ नहीं होती। फीमेल्स के केस में जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, जिस एज में जाके स्टॉप होती है, फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन भी वहाँ पे रुक जाती है। सो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेजेस को। सबसे पहले फॉलिकुलर स्टेज। जब एक फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होती है, बालिग होती है, यानी कि पुबर्टी जब स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट FSH हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है, उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। एक टाइम में बहुत सारे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लेकिन उनमें से कोई एक ही है जो आगे फर्दर ग्रो करता है अलॉन्ग विद इट्स प्राइमरी oocyte। हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था कि जब जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं तो ओगोनिया बनता है, ओगोनिया की डिवीजन से आगे प्राइमरी oocytes बनते हैं। ये oocytes जो हैं दीज आर इनक्लोज्ड इन अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल सेल्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ओवरी बना रही हूँ, इस ओवरी के अंदर हम कह रहे हैं कि डिफरेंट फॉलिकल सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे 6-8 फॉलिकल सेल्स बना दिए हैं। इन फॉलिकल सेल्स में से मैं कुछ फॉलिकल सेल्स जो है मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे जिस कंस्ट्रक्ट के FSH के आ जाने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन रिलीज़ हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या चीज़ रिलीज़ हुई? FSH हार्मोन रिलीज़ हुआ, जो किस पे आके एक्ट करेगा? ओवरीज पे, गुनेट्स पे आके एक्ट करेगा, ठीक है। फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे आई है? गुनेट्स में। जब ये गुनेट्स पे आके एक्ट कर रहा है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? बहुत सारे सर्टेन प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट कर रहा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 कहने के फॉलिकल्स को हाईलाइट किया है, इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को FSH ने स्टिमुलेट किया है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो ये डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान कोई एक डेवलपमेंट हम देख लें, 5 की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, इन 5 में से किसी एक की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगी, या कह लें कि किसी एक की डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी, जो कि जिस कंस्ट्रक्ट मैंने कहा कि ये वाला एक सेल जो है या एक फॉलिकल जो है, इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी से हुई है, जिससे बाकी जो है वो सारे क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। इट मीन्स के सर्टेन प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को जब FSH स्टिमुलेट करता है, तो उसमें से कोई एक ही ग्रो करता है अलॉन्ग विद इट्स प्राइमरी oocytes, और रिमेनिंग क्या होते हैं? रिमेनिंग फॉलिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय अ प्रोसेस जिसको हम फॉलिकल एट्रीसिया कहते हैं। इट्स अ डिजेनरेटिव प्रोसेस जिसमें फॉलिकल्स जो बच जाते हैं, जो रिमेनिंग फॉलिकल्स होते हैं, जिनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जिनकी रैप करने की ज़रूरत नहीं होती, जिनसे एग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। सेकेंडली, फॉलिकुलर स्टेज पे एक हार्मोन रिलीज़ होता है FSH के स्टिमुलस के अंडर, जो कि ओवरी रिलीज़ करते हैं, वो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पर कौन रिलीज़ करेगा? ओवरी रिलीज़ करेगी। FSH हार्मोन रिलीज़ हुआ था पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो गया था ओवरीज में, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये रिलीज़ होगा ओवरी से अनदर स्टिमुलस ऑफ FSH। इस हार्मोन ने क्या क्या वर्किंग करनी है? इसने यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को स्टिमुलेट करनी है ताकि वो वेस्कुलराइज हो, वो फर्दर डेवलप हो, उसकी कह लें कि आप उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो, वो प्रोलिफरेट हो, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट, जाइगोट की डेवलपमेंट जो है वो कैरी ऑन हो सकती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सकती है। तो एस्ट्रोजन ने एंडोमीट्रियम जो कि इंटरनल लाइनिंग है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, उसको वेस्कुलराइज करना है। वेस्कुलराइज का मतलब क्या है? इसको थिक करेंगे। इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी नंबरिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये इसका सबसे मेजर काम है, यानी कि यूट्रस को एक तरह से प्रिपेयर कर रहा होता है प्रेगनेंसी के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकेंड वर्क इसका क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन की सिक्रीशन को रोकेगा। अब ये FSH हार्मोन की सिक्रीशन को क्यों रोक रहा है? क्योंकि एक एग बन चुका है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि ओवल्यूशन के टाइम पे हम कहते हैं कि एक वक्त में एक ओवरी से जो ह्यूमन फीमेल की ओवरीज है उनमें से एक एग ही रिलीज़ होगा। हमने यहाँ पे कहा कि एक फॉलिकल डेवलप हो गया है जिसमें एग प्रेजेंट है, बाकी के फॉलिकल्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही एग रिलीज़ होगा, एक ही एग ने आगे फर्दर फ्यूज़ होना है नॉर्मल कंडीशंस में। इन केस अगर एक से ज़्यादा फॉलिकल ज़्यादा जल्दी डेवलप हो गए, दो डेवलप हो गए हैं और दोनों ही एग ओवरी से रिलीज़ होकर यूट्रस में ट्रांसफर हुए हैं, फर्टिलाइजेशन हुई है, देन द कंडीशन विल बी फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। वहाँ पे ओव्यूलेशन जो है वो सिंगल ओव्यूलेशन नहीं, ओव्यूलेशन जो है वो ज़्यादा होगी।
तो फॉलिकुलर स्टेज में आपने दो हार्मोन्स का रोल बताना है, एक एफएसएच का और दूसरा एस्ट्रोजन का। नेक्स्ट टू दिस, जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एक फॉलिकल रिमेन रह जाता है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है ओव्यूलेशन स्टेज। फॉलिकल सेल्स जब पूरी तरह से पक जाते हैं ओवरी में, ओवरी के सरफेस पे, तो बेसिकली एक फॉलिकल बनाता है, उसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। इसके अंदर प्राइमरी oocyte अलॉन्ग विद सेकेंडरी oocyte बन जाता है, एग की प्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो बनेगा उसमें मियोसिस 2 जो है वो होगी मेटाफेज 2 तक होगी। ठीक है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ये सेकेंडरी oocyte यानी कि जो प्रॉपर मेटाफेज 2 पे जाके लॉक्ड हो गया है सेकेंडरी oocyte, ये जाइगोट में एग में चेंज नहीं होगा। तो जब फॉलिकल्स ओवरी के सरफेस पे राइप करते हैं तो ओवम जो है वो ऑलमोस्ट मिच्योर स्टेज तक पहुंच जाता है, यानी कि मिच्योर हो जाता है। देन वो ओवरी से शेड आउट होकर वहाँ से रिमूव होकर कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ओविडक्ट में। किसके ज़रिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिब्री के ज़रिए, जो इसको ओवरी से एग को ओविडक्ट में मूव करवाएगा। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरी से ओवम यानी कि एग रिलीज़ हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरी से एक क्वेश्चन था कि दोनों ओवरी से एग रिलीज़ होता है या एक से होता है, नहीं, दोनों ओवरी से नहीं, एक ही ओवरी से एग रिलीज़ होता है। सेम पॉइंट कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के टाइम पे कोई एक फॉलिकल नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल कंडीशंस में कोई एक फॉलिकल बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी सारे जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी कि डीजनरेट कर लेते हैं। समटाइम्स ओवरी उनको खुद ही रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए एक टाइम में, एक वक्त में, ओव्यूलेशन के वक्त सिर्फ एक ही एग एक ओवरी से रिलीज़ होगा। ओव्यूलेशन स्टेज जो है ये किसके अंडर कंट्रोल होती है, लाइक अदर प्रोसेसेस, बाकी प्रोसेसेस की तरह ये भी हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल ही होती है। अब वो हार्मोन्स कौन से हैं, एफएसएच का लेवल डिक्रीज़ कर जाना, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल का इंक्रीज़ कर जाने का मतलब क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक को प्रमोट किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा कि वो एक और हार्मोन रिलीज़ करे, दैट विल बी न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन। लेकिन ये हार्मोन कब रिलीज़ होगा, जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस हार्मोन ने ओव्यूलेशन करवानी है और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद का काम जो है वो स्टार्ट करवाना होता है, या फर्टिलाइजेशन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करवाना होता है। सो फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, ओवम मैच्योर हुआ, ओवम रिलीज़ हुआ, ओव्यूलेशन हुई। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले कहा कि एस्ट्रोजन ने एफएसएच की सिक्रीशन को कम कर देना है, तो इट मीन्स कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, जबकि एफएसएच का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये इस चेंज की वजह से या इन हार्मोन्स की कंसनट्रेशन की वजह से पीजी को स्टिमुलेशन दी जाएगी कि वो एलएच हार्मोन की प्रोडक्शन करवाए। एलएच हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाया जाएगा और ओव्यूलेशन होगी, यानी कि एग जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। एग रिलीज़ होने के बाद, यानी कि पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी, दैट विल बी ल्यूटियल स्टेज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्ट ओव्यूलेशन टू बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये ल्यूटिनाइजिंग स्टेज है सारी। ठीक है, इसमें फॉलिकल सेल्स, जैसे कि ये एक फॉलिकल सेल है, ठीक है, इसमें हमने कहा एग मैच्योर हुआ था ये फॉलिकल सेल एग मैच्योर होने के बाद एग रिलीज़ हो गया, पीछे बच गया हमारे पास जस्ट अ फॉलिकल सेल, खाली फॉलिकल सेल रह गया। ये फॉलिकल सेल आगे एक येलो स्ट्रक्चर में चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, इस कॉर्पस ल्यूटियम ने एक हार्मोन रिलीज़ करना होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यूट्रस को बेसिकली प्रिपेयर करता है, यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल है उसकी डेवलपमेंट को इन्हांस करता है, ताकि जाइगोट की इम्प्लांटेशन यानी कि प्रेगनेंसी को स्टार्ट किया जा सके। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट होता रहता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मेनटेन रह सके। आफ्टर दैट, ये हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन के बाद का काम है। अगर इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो उस रिज़ल्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से जो एग ओविडक्ट में ट्रांसफ़र हुआ था, एंडोमेट्रियम को थिक किया गया था, कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था, ये सारे प्रोसेस जो हैं ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। मतलब फॉलिकल से एग रिलीज़ होकर ओविडक्ट में आया,
कुछ ड्यूरेशन के बाद, कुछ वेट के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो वो एग जो है वहाँ पर उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, यानी कि जाइगोट नहीं बना है, प्लेसेंटा डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, जो फॉलिकल येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर यानी कि कॉर्पस ल्यूटेम में मॉडिफाइड हुआ है वो डीजनरेट हो जाएगा। उसके डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इट मीन्स के उसका जो एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट था, वो जो एंडोमेट्रियम को डेवलप कर रहा था, उसको थिक कर रहा था, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कर रहा था, वो सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिक्रीशन रुक जाती है, उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। आफ्टर दैट एंडोमीट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। एंडोमीट्रियम क्या थी? यूट्रस की इंनर मोस्ट वॉल। जब ये ब्रेक डाउन होती है तो इसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ पे एग भी साथ ही रिलीज हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी oocyte था, जो कि मेटाफेज 2 में लॉक्ड था। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें फिर होंगी। कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन है उसका लेवल है वो कम हो जाएगा, उसका एंडोमीट्रियम पे जो इफेक्ट था वो भी कम हो जाएगा, एंडोमीट्रियम टूट जाएगी और ब्लड और सेल डिब्रीज जो है वो विजाना से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली मेंस्ट्रुएशन, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम, इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नॉर्मली ये 3 to 7 डेज तक ही रहती है, ठीक है। तो ये साइकिल जो है 28 डेज़ में कंप्लीट होती है और नॉर्मली 3 to 7 डेज़ तक ही ये रहती है। इसकी कंप्लीशन का जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज़ की है। अदरवाइज़ जो लास्टिंग ड्यूरेशन है, ये साइकिल कितने दिनों तक चलती है फीमेल्स के अंदर हर मंथ में, वो 3 to 7 डेज़ है। आफ्टर दैट गर्ल्स, आपके साथ है कि मैंने एक इमेज शेयर की है, ये इमेज आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ ये इमेज आपकी होगी। अब यहाँ पे ये इमेज बेसिकली किस चीज़ की है? ये इमेज है ओवरी की, ठीक है। इनसाइड द ओवरी किस तरह से फॉलिकल सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं, कैसे प्राइमरी फॉलिकल से कैसे कैसे चेंजेस आती हैं, उसमें oocyte बनता है, उसमें एग बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, वो कैसे एग रिलीज़ होगा और किस तरह से एक फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटेम में चेंज होता है, उस सारे का आपको उस सारे स्केच को हमने देखना है यहाँ पे। जैसे फॉलिकुलर स्टेज में हमने कहा था प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन, इस तरह जब ये ड्यूरेशन गुजरती जाएगी तो प्राइमरी फॉलिकल में जो oocyte है उसमें चेंजेस आना शुरू होंगे, ठीक है। प्राइमरी oocyte में डिवीजन स्टार्ट हुई, सेकेंडरी oocyte बनी, पोलर बॉडीज़ बनी, तो उसके बाद फॉलिकुलर फ्लूइड उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। इन सेल्स के अंदर, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो नरिशमेंट एक तरह की कर रहा होता है फॉलिकल सेल्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी। तो जब फॉलिकल पूरी तरह से पक जाता है, ठीक है, और वो मेच्योर हो जाता है, तो इस फॉलिकल का काम क्या होगा? इस फॉलिकल ने फटना है, ठीक है, यानी कि इसने राइप करने के बाद इसने ओपन हो जाना है और एग जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। आपकी बुक पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्रोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा। बेटा इसको हम इंशाल्लाह कॉलेज में ही लेक्चर के दौरान ही डिस्कस करेंगे, अभी आपने जैसे इन टर्म्स को हाईलाइट करना है। एग रिलीज़ हुआ, ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का वेट किया जाता है, ठीक है। तो उस दौरान जो ये फॉलिकल था जिसमें से एग रिलीज़ हुआ है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड होगा, कॉर्पस ल्यूटेम में चेंज हो जाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटेम क्या करेगा? इस कॉर्पस ल्यूटेम ने प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करवानी है। फर्टिलाइजेशन हुई तो ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चर भी डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होने के बाद फिर से वही प्रोसेस, वो डीजनरेट होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि एग वगैरह रिलीज़ हो जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, ब्लड वगैरह जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ओवरी जो है वो दोबारा से अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद ओवरी जो है और यूट्रस जो है दे आर रेडी टू एंटर इन द नेक्स्ट साइकिल। इसके साथ एक आपके पास ये इमेज दी गई है जिसमें दोनों साइकिल्स को डिस्क्राइब किया गया है। यूट्राइन साइकिल को भी बताया गया है और ओवेरियन साइकिल, दोनों साइकिल्स को, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों साइकिल्स को डिस्कस किया गया है। इसमें आपने करना क्या है, इसको बेटा आपने समझना है ज़रा, ठीक है। स्टार्टिंग में किस चीज़ का आपने रोल बताना है? FSH का रोल बताना है, जहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, फॉलिकल मेच्योर है, ओव्यूलेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे वापस 2 हार्मोन्स थे, FSH और ES हार्मोन जो था, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जो था। एवोल्यूशन है, यहाँ पे LH हार्मोन का हमने डिस्कस किया। कॉर्पस ल्यूटेम बना तो हमने कहा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। कॉर्पस ल्यूटेम जब बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन प्रॉपरली रिलीज होना शुरू होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गई है हमारी ओवेरियन साइकिल। अब यूट्राइन साइकिल में अगर आप देखें
तो फ्रॉम डे नंबर 1 to 3, ठीक है, 1, 2 और 3 में मैंने बताया मेंस्ट्रुएशन हुई। मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्रोलिफरेशन का फेस एक आता है जिसमें एंडोमेट्रियम को थिक किया जाता है, ठीक है, उसकी एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। मेंस्ट्रुएशन हुई, कंप्लीट हो गई। आफ्टर दैट 14 डेज़ तक, 1 से लेके 14 डेज़ तक, यानी कि पहले 14 या 14वें दिन पे आके आप कह सकते हो कि एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी खासी हो जाती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन का वेट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन ना हो तो देन उस जितनी भी कह लें कि एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट हुई है वो एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाती है, जिसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। ये ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं करना, लेकिन पहली जो डायग्राम आपको बताई है वो आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो मस्ट है। इसको आप अगर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर ड्रॉ करो, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो ओवेरियन साइकिल सिर्फ इस फॉर्म में आप बता सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आप यूट्राइन साइकिल का भी थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हो, बट बिना लेबलिंग के अगर कर सकते हो तो वो भी इनफ है। लेकिन पहली जो डायग्राम है बेटा वो मस्ट है इसमें। टाइम ड्यूरेशन क्या है, साइकिल कब कंप्लीट होती है, यूट्रस कब रेडी होती है नेक्स्ट साइकिल के लिए। जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी 28 डेज़ के बाद 3 to 7 डेज़ तक इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद यूट्रस को और ओवरी को प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि दे आर रेडी टू एंटर इन द नेक्स्ट साइकिल। तो उनको प्रिपेयर किया जाएगा कि वो नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करवाएं। साइकिल का मतलब यही होता है कि वो काम जो बार बार रिपीट होगा। ये साइकिल हर 28 डेज़ तक रिपीट होती है, यानी कि हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है। नॉर्मली 3 to 7 डेज़ होती है। अगर कोई कहने के किसी चेंज आया है, किसी तरह की डिस्टर्बेंस है या कोई भी रीज़न हो तो उसकी वजह से ये जो 3 to 7 नॉर्मल डेज़ हैं ये ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। तो में भी कंसिडरेबल हो, वेरिएशंस हों डिफरेंट इंडिविजुअल्स में या सेम इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंट टाइम पे हो सकती हैं, डिफरेंट एजेस में हो सकती हैं। जैसे अगर हम इमोशनल स्ट्रेस की बात करें या अपने डाइट की बात करें, खुराक की बात करें, तो मैलन्यूट्रिशन और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है बहुत बैडली इफेक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, जिसके रिजल्ट में हार्मोन्स जो बैलेंसिंग है, जो कंसंट्रेशन है, जो लेवल है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो तो उस वजह फिर उस केस में साइकिल जो है वो नॉर्मली 28 डेज़ में कंप्लीट नहीं होती है। कुछ को 30 डेज़ में होती है, कुछ को 32 डेज़ में कंप्लीट होती है, कुछ की समटाइम्स 2 मंथ्स के बाद भी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वो केस क्या है, उसमें आपके डाइट, आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है या जो डिस्टर्बेंस है या किसी तरह का डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस हो या डाइट हो उसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसके रिजल्ट में एग की प्रोडक्शन डिले होना शुरू हो जाती है। एग रिलीज़ होकर ओवम जो है या एग जो है वो रिलीज़ होकर यूट्रस में नहीं ट्रांसफ़र होता। तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस आ जाती हैं। फीमेल्स में जैसे कि हमने अभी बात की कि मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट फीमेल्स में एग प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। फीमेल्स में एट द एज ऑफ मोस्टली अमूमन तौर पे एट द एज ऑफ 50 या 50+ एज पे जाके जो उनकी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल्स की वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाना, ख़त्म हो जाना इस कॉल्ड मेनोपास। मेनोपास का मतलब ही ये है, पास का मतलब है रुक जाना, ठीक है, स्टॉप हो जाना। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है तो इट मीन्स कि एग की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि एग प्रोड्यूस हुआ था, फर्टिलाइजेशन का वेट किया गया था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो एग जो है वो सेकेंडरी उस साइड जो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इट मीन्स कि जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है एग की प्रोडक्शन होगी, जैसे ही ये साइकिल स्टॉप होगी मेनोपॉज आ जाएगा, फीमेल्स में एग प्रोडक्शन का काम जो है वो भी स्टॉप हो जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक छोटी सी बॉक्स में डेफिनेशन दी हुई है ऑयस्ट्रस साइकिल। फीमेल मैमल्स में होती है ये साइकिल, लेकिन ह्यूमंस में ये साइकिल नहीं होती, ठीक है। ये वो साइकिल है या कहने कि फीमेल की एक स्पेसिफिक टाइमिंग में मेटिंग की डिज़ायर होती है, उस साइकिल को हम ऑयस्ट्रस साइकिल या हीट कहते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ, तमाम मैमल्स की फीमेल्स में पाई जाती हैं एक्सेप्ट ह्यूमंस में ऑयस्ट्रस साइकिल नहीं होती। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की साइकिल में उसके स्ट्रक्चर और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस इसमें आती हैं। लेकिन इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिफरेंस क्या है कि इसमें यूट्रस को कंसेप्शन यानी कि कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर जो हार्मोन करता है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन,
ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन ही फॉलिकल्स को प्रिपेयर करेगा कि वो उनकी डेवलपमेंट हो, उनमें एग डेवलप हो, एग की फॉर्मेशन हो। तो ओव्यूलेशन के लिए एस्ट्रोजन साइकिल में एक ये डिफरेंस भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की निस्बत के फीमेल्स को में ओव्यूलेशन एग को ओवरी से रिलीज़ करने के लिए एक फिजिकल स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, मीटिंग का फिजिकल स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है ताकि एग जो है वो रिलीज़ हो सके। सो ऑयस्टर साइकिल तमाम फीमेल मैमल्स में होती है एक्सेप्ट ह्यूमंस। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिफरेंट है, एग्जैक्ट या सेम वही साइकिल नहीं है, ये डिफरेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करोगे। आफ्टर दैट सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसका, जो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। ये एक बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक एडवांटेज है ह्यूमन लाइफ के लिए, जो रिसेंटली टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की शक्ल में नज़र आया है कि वो पेरेंट्स या वो कपल्स जिनमें फ़िज़िकल एब्नॉर्मेलिटीज़ या फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज़ होने की वजह से वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, नॉर्मल बर्थ का प्रोसेस नहीं होता, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते, या बच्चे पैदा नहीं होते, तो उन केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ से एडवांटेज या फ़ायदा उठाया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी मेल गैमेट के साथ एग को यानी कि ओवम को फर्टिलाइज करवाया जाएगा इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी टेस्ट ट्यूब में ओवम को और एग को मेल गैमेट को फ्यूज़ करवाया जाएगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन ने क्या बना? जाइगोट बन गया। जाइगोट को मदर यूट्रस के अंदर इनके इनसाइड द फीमेल बॉडी इम्प्लांट किया जाएगा। प्लेसेंटा डेवलप होगा फीटस और मदर की बॉडी के दरमियान में, फीटल और यूट्राइन या मदर के टिश्यूज़ के दरमियान में ये प्लेसेंटा क्या करेगा? एक्सचेंजिंग का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा और एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करेगा हार्मोन्स को सिक्रेशन के लिए। तो बाकी की जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो कहाँ पे होगी? वो फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस में ही होगी, जिसके रिजल्ट में नॉर्मल बर्थ होती है। सो दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब बेबी जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल नहीं होती, वो एक्सटर्नल करवाई जाती है, जबकि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल ही होती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही तैयार करोगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।